हेलो बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है स्मार्ट रैंकर्स क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से समझेंगे कि क्या है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एग्जाम्पल के साथ। और शॉर्ट नोट्स भी यहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो अच्छे ढंग से यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में अच्छे ढंग से आप नोट्स बना पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप बीएससी करें, एमएससी करें, तब आपको आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कहीं पे आप तैयारी करना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अच्छे ढंग से। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम लोग जो आज पढ़ने वाले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो इस थ्योरी को किसने दिया था? इस थ्योरी को पॉलिंग ने दिया था। किस ईयर में? 1930 में। तो ये बोल रहा है इट वाज प्रपोज्ड बाय पॉलिंग इन 1913। अब बोल रहा है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटल लिगेंड बॉन्ड्स अराइजेस थ्रू द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। इट मींस फॉर्मिंग थ्रू द कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड। कहने का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन आयन है CrNH3 6 3+। ये मान लो हमारा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्रोमियम जो है ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल आयन है। NH3 तुम्हारा क्या है? लिगेंड है। क्लियर बात। अब यहाँ पे जो लिगेंड है, अगर NH3 के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी देखना चाहे तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और नाइट्रोजन हमारा अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो 7वें नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे हमारा नाइट्रोजन आता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारा किस में रहते हैं? अगर इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग निकालना चाहे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1s2 2s2 2p3, ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये तो तुम्हारा इनर ऑर्बिटल है, और 2s2 2p3 ये तुम्हारा क्या है? आउटर ऑर्बिटल। और हम लोग जानते हैं कि बॉन्डिंग में आउटर ऑर्बिटल ही क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बचे हुए हैं। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे क्या है? लोन पेयर। और यही लोन पेयर क्या करता है? वो क्रोमियम को शेयर करता है। तो यहाँ पे क्रोमियम और नाइट्रोजन के बीच में कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यही बोल रहा है कि यहाँ पे जो लिगेंड है क्या कर रहा है? लोन पेयर को दे रहा है। तो इस देने की वजह से जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ये क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? क्योंकि ये जो यहाँ पे क्रोमियम है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल रहते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल रहते हैं तो ये जो लिगेंड रहते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को देता है। तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं? वो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आगे में हम लोग पूरी एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे। ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन्स द मेटल आयन मस्ट possess requisite नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी। बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे मेटल आयन है, इस मेटल आयन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल रहते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के वैकेंट ऑर्बिटल रहते हैं, और जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या रहते हैं? सिमिलर एनर्जी के रहते हैं। ठीक ना। फिर आगे इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ पास्टुलेट्स है, उस पास्टुलेट्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो इसमें से पहला जो पास्टुलेट है वो क्या बोल रहे हैं? द सेंट्रल मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड कैन यूज इट्स n-1d NsNp और NsNp-Nd इम्पैटी ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि इसको मतलब ये कहना क्या चाहता है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिया है। कॉम्प्लेक्स में हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है वो हमारा क्या है? क्रोमियम है। तो यहाँ पे हमने क्रोमियम लिख दिया, और इस क्रोमियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। क्रोमियम हमारा 24 नंबर पे क्या रहता है? रहता है। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन कितना हुआ। तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। ठीक। अब इसके बाद किस ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा? हमारा 4s2 में आएगा। और 3d कितना हो गया? 18 यहाँ तक था। 18 के बाद 19 20 और 3d यहाँ पे 4s1 ऑफ हो जाता है, और यहाँ पे 3d 5 रहता है। ये हमारा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में देखें तो इस कॉम्प्लेक्स में जो हमारा NH3 है, NH3 एक तरीके का क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक। तो उस कंडीशन में क्रोमियम पे हमारा 3 चार्ज आ जाते हैं। 3 चार्ज आ जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है क्रोमियम का। तो अगर Cr3+ का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और ये जो 4s है ये हमारा आउटर सेल है,
और ये हमारा इनर सेल है 3D। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इस वाले में से निकलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया और दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसमें से निकल गया, क्योंकि यहाँ पे 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3D3 बच जाएगा और 4s हमारा जो है वो क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा, 4s 0। ठीक, अब इसके पास और भी ऑर्बिटल है हमारे पास, अगर 4s के बाद देखें तो क्योंकि ये 4s में इंटर कर चुका है तो इसके पास 4p ऑर्बिटल भी होंगे, 4d ऑर्बिटल भी होंगे, ये सब ऑर्बिटल होंगे ना, लेकिन इस ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए नहीं है। ठीक, तो यही बोल रहा है कि यहाँ पे अब 4s है, 4p है और 4d है, ये भी ऑर्बिटल है। ठीक, तो यहाँ पे कहने का मतलब इसका क्या है कि अगर ये तुम्हारे जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक, इसमें हमारा अगर मान लो बॉन्डिंग होगी तो ये हमारे यस वाला ऑर्बिटल क्या है, खाली है, ये डी वाला भी ऑर्बिटल खाली है, पी वाला भी ऑर्बिटल खाली है और ये 4d वाला भी खाली है। ये जो 4d ऑर्बिटल है ये हमारा जो है वो 4s के कंपेरिजन में nd ऑर्बिटल है, क्योंकि जो हमारा सेल चल रहा है उसी का ये ऑर्बिटल है। और ये वाला जो d है वो तुम्हारा क्या है, n-1d है, समझ रहे हो बात, ये जो 3d है वो n-1d है और ये तुम्हारा क्या है, nd। तो इसके साथ भी अगर मान लो लिगेंड अप्रोच करेगा इस मेटल से जुड़ने के लिए, तो उस कंडीशन में वो ये वाला भी d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है और ये वाला भी d ऑर्बिटल क्या हो सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में लिगेंड के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जब n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो उस कंडीशन में हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, और जब हमारा nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। समझ रहे हैं बात इतना, तो वही यहाँ पे बोला कि n-1d ns और np, ये हमारे n-nd है और ये तुम्हारे ns है और ये क्या है, np है, तो ये वाला भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है, या फिर हमारा क्या कर सकता है, ns का मतलब ये 4s, np का मतलब 4p और nd का मतलब ये 4d। तो ये बोल रहा है कि इनर वाला ऑर्बिटल भी हमारा पार्टिसिपेट कर सकता है जब लिगेंड हमारा अप्रोच करेगा, या फिर आउटर वाला भी ऑर्बिटल क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यही उसका कहने का मतलब है, समझ के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बोल रहे हैं ना, इम्पर्टी ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो एनर्जी रहता है वो क्या रहता है, सिमिलर रहता है। ठीक, और यही जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स को ज्योमेट्री प्रोवाइड करता है। तो वही बोल रहे हैं कि दैट आर ओरिएंटेड इन ए डिफिनिट ज्योमेट्री। ठीक, दिस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विथ लिगेंड ऑर्बिटल, और जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है मेटल का, अभी मैं आगे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, क्या हुआ है मैटर यहाँ पे, क्रिएट, तो वो आपको आगे थोड़ा सा समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। फिर बोला है दिस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विथ लिगेंड ऑर्बिटल्स कंटेनिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोला कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल ये मेटल का रहता है, वो मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके साथ कंबाइन करता है, लोन पेयर के साथ कंबाइन करता है, लिगेंड के। ठीक, तो इस सेकंड पॉइंट का यही मैंने बताया ना कि लिगेंड क्या करता है, लोन पेयर को देता है, तो वो लोन पेयर कहाँ पे जाता है, जो मेटल के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं उनमें वो लोन पेयर जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन्वॉल्व्स इन द हाइब्रिडाइजेशन में बी इनर n-1d और आउटर nd ऑर्बिटल्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, while the outer orbital complexes are high spin या spin free complex। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि कब हमारा इनर वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और कब हमारा nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो जब n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, इसका मेटल का n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, तो उस कंडीशन में हमारा लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, और जब हमारा आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो उस कंडीशन में जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। समझ गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे बोला कि जैसे मान लो हमारा ये कॉम्प्लेक्स था CrNH3 तो उसमें जो हमारा ऑर्बिटल रहेगा, ठीक, वो ऑर्बिटल में अगर हमें जो भी इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हैं, तब उस कंडीशन में हमारा जो कंपाउंड रहेगा वो डाई मैग्नेटिक रहेगा या डायमैग्नेटिक रहेगा। अगर हमारे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे तब वो किस नेचर का हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक दिखाई देगा। और जब वो डाई मैग्नेटिक होगा तो उस कंडीशन में जो कंपाउंड हमारा रहेगा वो कलरलेस रहेगा, और जब हमारा पैरामैग्नेटिक रहेगा तो उस कंडीशन में जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, कलरफुल होगा। यहाँ पे इस कंडीशन में कंपाउंड क्या होगा, कलरफुल। ठीक, और इस कंडीशन में जो हमारा कंपाउंड रहेगा वो क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, सब क्या है, पेयर्ड फॉर्म में। मतलब पेयर्ड फॉर्म का मतलब एक डब्बा है, इस डब्बे में दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये डब्बा है, यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये बोल रहे हैं
इस कंडीशन में क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है पॉलिंग डिफरेंशिएटेड बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। और जो पॉलिंग है वो इस तरीके के कंपाउंड में जब बॉन्डिंग देखा तो उन्होंने डिफरेंस कर पाए कि कौन सा हमारा बॉन्डिंग जो है वो आयनिक है और कौन सा बॉन्डिंग हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है किसी भी कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे बोल रहा है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज sp3d2 एंड D2sp3। तो हमने बोला ना कि दो तरीके के हमारे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, एक तुम्हारा लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, और एक हमारा क्या था, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बन रहा था। तो एक समय हमारा n-1d पार्टिसिपेट कर रहा था और एक समय हमारा क्या था, n-d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था। तो वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब हमारा n-d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो उस कंडीशन में हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हमारा ये हाइब्रिडाइजेशन आएगा। और जब हमारा n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, ठीक ना, तो उस कंडीशन में हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो हमारा ये आएगा। और दोनों के केस में हमारा जो ज्योमेट्री रहेगी वो ऑक्टाहेड्रल रहेगी, लेकिन केवल यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारा आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। जब आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो ये जो D2 है, D2 का मतलब जैसे हमने बताया कि अगर मान लो हमारे पास एक 3D ऑर्बिटल है और एक हमारा 4s है और फिर हमारा 4p है और 4d है, ये हमारे 4d है, मतलब इतने सब हमारे पास ऑर्बिटल है। तो अगर हमारा 3D वाला पार्टिसिपेट करेगा ऑर्बिटल, 3D वाला पार्टिसिपेट करेगा और 4D वाला नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो हमारा ये आएगा, क्योंकि अंदर ये डी वाला पार्टिसिपेट कर लिया, ES वाला कर लिया, ये P वाला कर लिया, तो हमारा क्या आ गया, DsP2 आ गया। और जब हमारा आउटर वाला करेगा तो ये वाला हमारा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उस कंडीशन में S, P और D आता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आउटर वाला केस हो गया। और ये वाला जो तुम्हारा केस हो गया, ये तुम्हारा इनर वाला केस हो गया, समझे। ये वाला मतलब जब 3D 4s मतलब एक हमारा जो D वाला ऑर्बिटल रहेगा वो हमारा n-1 रहेगा। n-1 का मतलब यस वाले का जो ऑर्बिटल रहेगा उससे पहले वाला, या जो p वाला ऑर्बिटल रहेगा उससे पहले वाला ऑर्बिटल रहेगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो कॉम्प्लेक्स रहेगा वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और जब हमारा आउटर रहेगा तो हमारा यस वाला ऑर्बिटल रहेगा, मतलब जिस सबसेल का तुम्हारा यस वाला ऑर्बिटल रहेगा उसी सबसेल का p वाला भी रहेगा और उसी का d वाला भी रहेगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारा आउटर रहेगा, समझ गए। तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए भी फॉर्मूला दी थी, और म्यू इज इक्वल टू n+2 था, जहाँ पे n क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो उसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आपको दिखाई देंगे, ठीक ना। तो वहां से आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। नंबर मतलब ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए इस वैलेंस बैंड थ्योरी ने एक फॉर्मूला भी दिया था, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, आगे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द एबव प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड बाई फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा जो हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा है। तो एक कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, CrNH3 6 आयन, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे मैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, ठीक। यहाँ पे जो NH3 है वो हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक। NH3 हमारा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक। अब न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्रोमियम हमारा ओवरऑल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, 3+ ऑक्सीडेशन में। अब क्रोमियम 3+ ऑक्सीडेशन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक, 3p6 3p6 और 3d3, ये हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है। और 4s हमारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक, जब ये +3 ऑक्सीडेशन में है, ठीक। तो ये क्या है, अब इसी यहां से यहां तक के कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लिया है, यहां से यहां तक के कॉन्फ़िगरेशन को उसने मान लिया है 1s2 2s2, यहां से यहां तक के कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से यहाँ तक के कॉन्फ़िगरेशन को वो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन मान लिया है, ठीक। तो अब तो उसके बाद क्या बचा, आपका यही बचा है 3d3 और 4s 0। तो वही यहाँ पे लिखा है क्रोमियम 3+ का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि आर्गन किस नंबर पे रहता है, 18वें नंबर पे रहता है। तो वो है तुम्हारा 18, काउंट कर लो,
2 2 4 6 6 4 10 2 12 6 18, तो 18 नंबर पे आर्गन रहता है, तो यहाँ से यहाँ तक का आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, तो 18 लिख दिए। अब इसके बाद 3d3 और 4s 0 है, तो इसके लिए 3d3 4s 0 हो गया। ठीक, अब 3 इलेक्ट्रॉन, अब इस 3d के लिए डब्बा बना दिया, 3d सबसेल के लिए, और 4s सबसेल के लिए यहाँ पे डब्बा बना दिया। ठीक, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 3 ठो, तो 3 इलेक्ट्रॉन इस 3d में क्या कर दिए? फ्री फिल कर दिए। और ये जो डब्बा है वो क्या है? हमारा खाली है। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल है वो क्या है? खाली है। तो अब मैं आगे बताता हूँ आपको क्या बोल रहे हैं। ठीक, आगे बोल रहे हैं कि NH3 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। NH3 क्या है? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर लेस देन 4, सो पेयरिंग डज नॉट अकर। यहाँ पे एक मैं आपको बात बताने वाला हूँ, उस बात को आपको ध्यान से सुनना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेंगे, उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे वो अगर मेटल के ऑर्बिटल में आएंगे तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करवाते हैं। ठीक, और जब वीक लिगेंड आते हैं हमारे मेटल के ऑर्बिटल में, तो उस कंडीशन में पेयरिंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे बोला कि NH3 हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन इस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, वो क्या है? 3 है, मतलब 4 से कम है, इस वजह से यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे 4 से अधिक होता है तो यहाँ पे पेयरिंग होता है। अब यहाँ पे बात आती है पेयरिंग का मतलब क्या है? पेयरिंग का मतलब है यहाँ पे, मान लो कि हमारा ये डी ऑर्बिटल है कुछ ऐसा। ठीक, एक डी ऑर्बिटल है। अब इस कंडीशन में मान लो हमारे पास यहाँ पे 4 ठो इलेक्ट्रॉन ऐसे होता, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं? ये चारों इलेक्ट्रॉन सब जगह न होकर के वो इस दो डब्बे में दो दो इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, इस दो डब्बे में दो दो इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है? पेयरिंग हो जाता है। तो NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इस केस में पेयरिंग होता। लेकिन पेयरिंग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 4 से कम है, इस वजह से यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही। अगर 4 होती या 4 से अधिक होती तो उस कंडीशन में पेयरिंग होता, और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ वाले दो हैं वो क्या हो जाते हैं? आगे वाले इलेक्ट्रॉन आगे वाले डब्बे में आके फिल हो जाते हैं। ठीक, तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं, सिंस देयर आर 6 NH3 लिगेंड फिल देयर इलेक्ट्रॉन्स एज। तो यहाँ पे क्या है? ये पूरा लिगेंड है NH3, और NH3 तुम्हारा क्रोमियम के साथ कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। ठीक, अब इस कॉम्प्लेक्स का अगर पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो ये 3D3 है। यहाँ पे अगर मैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आर्गन है, फिर 3D3 है, फिर 4s 0 है, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 4p 0 भी आ सकता है, और यहाँ पे 4d 0 भी आ सकता है। ऐसा आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो हमने क्या किया, इस क्रोमियम के और जो डब्बे हैं जो कि हमारे पास खाली हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसको भी हमने लिख दिया। तो 3d3 था उसको भी लिख दिया, और 4s था 4s भी लिख दिया, और 4p था इसको भी मैंने लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे हमने जो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इस क्रोमियम के हैं। ठीक, इस क्रोमियम वाले हैं, और हमारा NH3 क्या कर रहा है? NH3 हमारा दे रहा है किसको? इलेक्ट्रॉन पेयर को। किसको दे रहा है? मेटल को। इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल को दे रहा है। तो यहाँ पे NH3 1 है, 2 है, मतलब टोटल NH3 कितनी है? 6 है। अब 6 NH3 मतलब एक NH3 अगर 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, मतलब 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है। अगर NH3 के बारे में बात करें तो NH3 कुछ ऐसा ही होता है ना, NH3 कुछ ऐसा होता है। तो ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर, और NH3 के इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे एक्स एक्स से दिखाया गया है। ठीक, तो एक NH3 तुम्हारे एक इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो एक NH3 का यहाँ पे हो गया, दूसरे NH3 का यहाँ पे हो गया, इसी तरीके जो 6 हमारे NH3 उनके सभी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे भर दिए गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे NH3 के द्वारा भर गए। अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है। ठीक, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई, तो उस कंडीशन में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये जो दो डब्बे हैं, ये जो दो एक डब्बे हैं, और यहाँ पे जो 3 डब्बे, मतलब यहाँ पे टोटल अगर ऑर्बिटल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, जिसमें से NH3 के जो 2 NH3 लिगेंड है, मतलब यहाँ पे एक NH3 और एक NH3, ये दोनों जो लिगेंड है वो हमारे किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहे हैं? वो हमारे डी ऑर्बिटल में दे रहे हैं, और ये डी ऑर्बिटल कौन सा है? 3D है। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल में कितने हैं? 2D ऑर्बिटल है, तो हमने क्या लिख दिया? D2। ठीक, और एक हमारा क्या है? यस, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? यस।
और यहाँ पे P है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा P, और P कितने 1 2 3, तो 3। तो यहाँ पे हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन आ गया वो क्या आ गया D2sp3 आ गया। तो D2 यहाँ पे बोला 6 D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे 6 ठो D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए, एक ही है, एक ही है, एक ही है। मतलब ये 6 का जो एनर्जी है वो हमारा क्या है, इक्वल एनर्जी है, ठीक। और ये सभी इक्वल एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल है, मतलब इसको भी D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोलेंगे, इसको भी D2sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि ये जो लिगेंड वाले जो ऑर्बिटल है जब अप्रोच की तो ये 6 ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है, ठीक। तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो एक्स एक्स है वो हमारा क्या है, वो हमारा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर को डिनोट कर रहा है, ठीक। आगे क्या बोल रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इट इज पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे हमको 3 ठो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें क्या बता रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक। आगे बोले सिंस हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3 है। इस D2sp3 की वजह से हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहाइड्रल होगी, ठीक। यहाँ पे बोले आगे क्या, इट इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बिकॉज n-1d ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे बोला ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे n-1d, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, ns ऑर्बिटल है। ये वाला जो ऑर्बिटल है वो हमारा क्या है, ns ऑर्बिटल है, ठीक। ये वाला क्या है, np ऑर्बिटल है। और इसके आगे अगर हम लोग देखते हैं तो nd ऑर्बिटल होता है। nd ऑर्बिटल का मतलब वो जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, 4d ऑर्बिटल होता है। और 4d के पास भी ऐसे 5-6 डब्बे होते हैं, 5 डब्बे होते हैं। तो ये वाला डब्बा यहाँ पे, मतलब ये वाले ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए, यहाँ पे क्या किए, ये जो आउटर ऑर्बिटल है यही तो हमारा आउटर ऑर्बिटल है, इस आउटर ऑर्बिटल के इनर वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है। इस वजह से जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर हमारा ये वाला 4d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया होता तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता वो हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता, ठीक है। अब आगे देखिए सेकेंड हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, CO, मतलब कोबाल्ट NH3 6 2+। तो यहाँ पे कोबाल्ट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो AR मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, मतलब अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस कोबाल्ट का करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है, हमें कुछ मिलेगा ऐसा, CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें मिलेगा AR के बाद हमें मिलेगा 3D8 4S 4S नहीं 4S2 3D7, ऐसा कुछ मिलेगा हमें कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। ऐसा कुछ हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ठीक। तो आगे क्या बोल रहा है, कोबाल्ट यहाँ पे जो है, ठीक, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ वाले रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास ये वाला डब्बा खाली हो जाएगा और इसमें जो 3D7 है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, ठीक, जैसा मैंने बताया। अब NH3 हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन वो क्या है, 4 से ज्यादा है, या 4, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वो 4 से ज्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग होगी, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये वाले जो दोनों, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा हाँ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या, तो यहाँ पे जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाता है। और ये जो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये हमारा हायर एनर्जी लेवल में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, मतलब हायर एनर्जी स्टेट में शिफ्ट हो जाता है, ठीक। यहाँ पे शिफ्ट इस वजह से होता है क्योंकि जो लिगेंड है वो लिगेंड जब अप्रोच करता है तो ये वाली जो एनर्जी, वो वाला जो एनर्जी है, मतलब इस वाले ऑर्बिटल की जो एनर्जी रहेगी वो कम रहेगी, और इसकी एनर्जी कम है। तो यहाँ पे जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो जो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, ये वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस पे वो फोर्स लगाता है। तो फोर्स लगाता है तो वो क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि लिगेंड क्या है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को पेयर ये वाला, और जो मेटल के पास जो कोबाल्ट वाला जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन में और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड दे रहा है उनके बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। जो रिपल्सन क्रिएट होने की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन हमारा हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक। तो यही यहाँ पे बोला है, NH3 बीइंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कोबाल्ट एंड आल्सो ट्रांसफर वन रिमेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू हायर एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि NH3 हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या होती है,
पेयरिंग होती है और इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है। ये पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि जो हमारे लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है उसके बीच में और जो यहाँ पे मेटल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई हो जाती है और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो ये वही यहाँ पे बात कह रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि अब मान लो इलेक्ट्रॉन हमारे एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ठीक, अब हमारा क्या है, अब हमारे पास लिगेंड है, तो लिगेंड अब हमारे क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। तो उसको आगे हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि द इनर 2d ऑर्बिटल आर मेड अवेलेबल। तो ये वाले जो दो ऑर्बिटल है ये क्या है, खाली हो जाते हैं और अवेलेबल फॉर द रिक्वायर्ड d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये मान लो दो डब्बा, ये क्या हो गए, दो ऑर्बिटल जो है ये खाली हो गए हमारे पास और एक ये वाला यस और ये 3 p, तो d2sp3 हमारे पास क्या हो गए, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मतलब d2sp3 हमारा क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और जिस d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हमें जो शेप मिलेगा या जो ज्योमेट्री मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, ऑक्टाहेड्रल मिलेगी। और यहाँ पे भी जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो किस नेचर का है, वो हमारा कॉम्प्लेक्स है पैरामैग्नेटिक नेचर का। क्यों पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे हमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो जब भी हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो कॉम्प्लेक्स हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। और यहाँ पे भी हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारा जो ऑर्बिटल डी वाला पार्टिसिपेट किया वो अंदर वाला डी वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे 4p है, 4p के पास 4d आता, तो 4d वाला तो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया नहीं, यहाँ पे 4d वाला ऑर्बिटल नहीं पार्टिसिपेट किया। तो इस वजह से हमारा एक जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। समझ गए बात आप लोग? ठीक है, अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे Fe2O6 3+, यहाँ पे जो H2O है वो क्या है, हमारा वीक लिगेंड है। ठीक ना, वीक लिगेंड है, तो इस वजह से यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। जैसे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे और जब हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते थे तो क्या हो रहा था, पेयरिंग हो रहा था। लेकिन यहाँ पे पेयरिंग वाला केस नहीं होगा। आयरन हमारा क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि H2O हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका जो मतलब इसका जो नंबर रहेगा वो 0 रहेगा। Fe हमारे 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उस कंडीशन में हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो Ar3d5 होगा। मतलब Fe3+ का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा Ar का मतलब आर्गन और ये 3d5 और ये हमारा क्या रहेगा 4s जो रहेगा वो हमारा 0 रहेगा, 4p भी 0 रहेगा, 4d भी हमारा 0 रहेगा। ठीक, अभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हम लोग। अब H2O क्या है, वीक लिगेंड है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। ऑक्यूपाइड 4s 4p 4d इन प्रति ऑर्बिटल आर, तो इस वजह से क्या होगा, जो H2O हमारा लिगेंड है वो हमारा इस ऑर्बिटल में जाएगा, इस ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक, और हमारे 4d में जाएगा, क्योंकि ये सब पेयरिंग तो करेंगे नहीं। तो हमारे पास 6 तो लिगेंड है, तो 6 लिगेंड में से एक लिगेंड हमारा क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो उस केस में क्या होगा, हमारे 6 लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एक में एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हमें 2 और डी ऑर्बिटल चाहिए, मतलब 2d ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट और हमें होगी। तो 2d ऑर्बिटल कौन आएगा, यही 4d वाला आएगा। और 4d वाला आएगा और ये वाला तो ऑर्बिटल हमारा पार्टिसिपेट किया नहीं। इस केस में यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसी को हम लोग आगे देख रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए आगे यहाँ पे, तो ये हमारे इस केस में है। ठीक, और जब हमारा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग किया H2O वाला, तो एक हमारा ये वाला ऑर्बिटल में पेयरिंग किया और 3 ठो इस वाले में और 2 ठो ये वाले। इसमें हमारा x² - y² और dz² हमारा पेयरिंग हुआ। थोड़ी सी बात मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्यों ये तीनों ऑर्बिटल हमारे पार्टिसिपेट क्यों नहीं किए। ठीक, ये वाले भी तो कर सकते थे लेकिन ये वाले नहीं किए, इसका मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो डी ऑर्बिटल में अगर डी सबसेल में बात करें तो डी सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। इसमें से जो dx² - y² रहता है और जो dz² ऑर्बिटल रहता है ये हमारे एक्सिस के लॉन्ग लाई करते हैं, एक्सिस के लॉन्ग लाई करते हैं। इस वजह से जो हमारा अगर Fe2O6 3+ का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब जो ज्योमेट्री मिलती है वो ज्योमेट्री हमें क्या मिलती है, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे लिखा है ना कि इट्स ज्योमेट्री इज
ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमें 2 टाइप्स के एंगल दिखाई देते हैं। एक तो हमारा 90 डिग्री का एंगल दिखाई देता है और एक हमारा 180 डिग्री का एंगल दिखाई देता है। जैसे अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बनाना चाहें, मान लो यहाँ पे एक्स हमारे सेंट्रल में लिगेंड है, सेंट्रल में हमारा मेटल है और यहाँ पे लिगेंड है, यहाँ पे लिगेंड है, ठीक, यहाँ पे लिगेंड है और यहाँ पे लिगेंड है, और एक हमारा ऊपर लिगेंड है और एक हमारे नीचे लिगेंड है। अब ये वाला जो शेप बना ये हमारा ऑक्टाहेड्रल शेप है, समझ के बाद ये ऑक्टाहेड्रल शेप है। तो यहाँ पे जो लिगेंड है, इन लिगेंड के बीच में हमारा 90 डिग्री के बीच में एंगल रहता है और ऊपर और नीचे वाले लिगेंड के बीच में हमारा 180 डिग्री का एंगल रहता है, ठीक। तो ये जो सभी लिगेंड रहते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, एक्सिस पर ही लाई करते हैं। और ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर रहता है, ये दोनों दो आर्बिटल है हमारे एक्सिस पे ही रहते हैं। इस वजह से H2O जो हमारा अप्रोच करता है तो वो उसी आर्बिटल मतलब H2O के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे इंटर करते हैं वो हमारे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले आर्बिटल में अप्रोच करते हैं, क्योंकि ये हमारे एक्सिस पे रहते हैं। और ये जो तीनों आर्बिटल रहते हैं वो हमारे एक्सिस के बीच में रहते हैं। समझ के बात यहाँ पे, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि डी एक्स वाई और डी जेड वाई ऐसा आगे ही लिख दिए और ये हम लोग पीछे लिख दिए, ऐसा कुछ काम आपको नहीं करना है। समझ गए आप? तो ये थोड़ा सा बातों को हमारे ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो इस ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, इट इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। इस 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वाला जो कॉम्प्लेक्स रहेगा वो भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक। अब पैरामैग्नेटिक है और यहाँ पे बोल रहा है कि ये हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे एनडी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है। ये n-1d है, ये वाला जो ऑर्बिटल है ये n-1d है और ये वाला जो ऑर्बिटल है ये क्या है, एनडी ऑर्बिटल है, ठीक। तो ये वाला ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट किया नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया होता तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या किए होते, पेयरिंग किए होते। पेयरिंग तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हुई नहीं, तो ये वाला ऑर्बिटल हमारा पार्टिसिपेट किया नहीं, हमारा आउटर ऑर्बिटल ये वाला पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक ना। तो ये हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गए या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहला गए, ठीक। तो यही मैं आपको आज के वीडियो में समझाने की कोशिश किया। अब इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, ठीक। तो लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पहला क्या बोला, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड। ये जो थ्योरी है वो बता दे कि हमारा जैसे H2O क्या है, वीक लिगेंड है, और NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फ्लोरीन जो है वो हमारा वीक लिगेंड है। ये सब इसने बताया, लेकिन क्यों है इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक। तो ये पहला इसका लिमिटेशन हो गया, ये मतलब ये इसकी पहली कमी हो गई। फिर बोला इट डज नॉट डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब ये बता रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फार्मूला बता दिया और ये भी बता दे कि हाँ ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये डाई मैग्नेटिक होगा, लेकिन कितना पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इसमें, कितना डायमैग्नेटिक कैरेक्टर है, इस बारे में इसने कुछ नहीं बात किया, ठीक। फिर बोला कि इट फेल्स टू एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स या काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। और ये इस बारे में भी बात नहीं करता कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो हमारा कितना स्टेबल है, कितना थर्मोडायनेमिक स्टेबल है, कितना हमारा काइनेटिक स्टेबल है, इस बारे में बात नहीं करता। इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एजम्पशन। और इस जो मतलब इस थ्योरी की जो बात है इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई, कोई एक चीज के बारे में यहाँ पे बात नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज बताई गई। तो ये क्या है, बोल रहा है कि ये अलग अलग एजम्पशन के ऊपर कार्य करता है, कोई एक इसका फिक्स एजम्पशन नहीं है, ठीक। तो यही थी आज की वीडियो, फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी ढंग से समझ में आई होगी। तो फिर आप लोग अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको देता रहूंगा।